नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, दीपावली का त्यौहार है और ऐसे में हर कोई दिवाली की खुशियां बांट रहा है। इसलिए सभी साथियों को पत्रकार एकता महासंघ की तरफ से दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरी तरफ बात करें तो सरकार को अब 1 साल पूरा हो गया है, यानी कि नायब सरकार ने अपना 1 साल पूरा कर लिया है और इस 1 साल में नायब सरकार ने तकरीबन 46 जो वादे हैं, 46 जो काम हैं वो पूरे किए हैं। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ मौजूद हैं। राठी साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को मैं दिवाली की अपनी टीम की तरफ से, अपने चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि दिवाली का त्यौहार खुशियां लेकर के आपके परिवार में आए। राठी साहब, नायब सरकार को 1 साल पूरा हो गया है, कैसे देखते हैं आप? देखो, नायब सरकार को 1 साल हो गया है तो भारतीय जनता पार्टी ने और सरकार ने एक पोस्टर निकाला है जिसके ऊपर लिखा गया है 1 साल घना कमाल, 11 साल तरक्की बेमिसाल। और उस पोस्टर के अंदर जो 46 उन्होंने वायदे कहा है कि 46 संकल्प सिद्ध, बाकी सिद्धि की ओर, यानी कि हम 46 जो घोषणा पत्र में हमारी मांगे थी उनको पूरा कर चुके हैं। सभी मांगों के ऊपर तो चर्चा करेंगे तो बात लंबी हो जाएगी, लेकिन प्रमुख रूप से जो सरकार ने फैसले लिए, जो बड़े फैसले हैं वो एक तो था 24,000 युवाओं को ग्रुप सी की सरकारी नौकरियां देने का। सीएम साहब ने कहा था कि मैं शपथ बाद में लूंगा, पहले ज्वाइनिंग कराऊंगा, और वो इनको ज्वाइन करवाया गया और ज्वाइन करवा करके पंचकुला के अंदर या चंडीगढ़ के अंदर इनको बुलाया गया और वहाँ जिन साथियों को, नौजवानों को रोजगार मिला है उनसे भी एक वायदा मुख्यमंत्री जी ने लिया कि बिना खर्ची, बिना पर्ची को हमने आपको रोजगार दिया है तो आप भी भविष्य में जनता की सेवा करें, बगैर पैसे के, बगैर रिश्वत के काम करें। और ये आश्वासन उन नए कर्मचारियों ने जो ज्वाइन किए हैं उन्होंने भी मुख्यमंत्री जी को दिया। इसके ऊपर वो कितना खरा उतर पाएंगे ये तो भविष्य की बात है। और एक दो दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि सभी जो जिला सरकारी अस्पताल व मेडिकल कॉलेज में किडनी रोगियों के लिए मुफ्त डायलिसिस सेवा शुरू की। बहुत बड़ा फैसला मैं इसको मान करके चलता हूँ, क्योंकि एक आदमी, हर आदमी का इतना बजट नहीं हो सकता कि वो डायलिसिस ले सके। एक गरीब और बेसहारा जो परिवार हैं जिनकी इनकम कम है उनको बहुत ही इस स्कीम से लाभ मिला, तो सरकार का एक सराहनीय कदम मैं इसको मानता हूँ। और एक इसी प्रकार का फैसला और है जो आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा। साथियों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस जो ये आया है आयुष्मान भारत का 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए अपने आप एक वो कार्ड बन जाता है और 5 लाख रुपए तक का उसमें वो इलाज करवा सकते हैं किसी भी सरकारी पैनल जिस हॉस्पिटल के पास है उसमें जा कर के। ना तो इसके अंदर कोई आय की सीमा रखी है कि आपकी परिवार की इनकम इतनी हो, चाहे उस परिवार की इनकम 10 लाख रुपए महीना भी क्यों ना हो। हर बुजुर्ग का 70 साल की उम्र होते ही अगर आप सेंटर के ऊपर जाते हैं तो वहाँ जा कर के अपने आप ही कार्ड 5 मिनट में वो बना देते हैं। तो इस फैसले से भी जो बुजुर्ग बुढ़ापे में अनेक बीमारियाँ जन्म ले लेती हैं, हर आदमी रोगग्रस्त हो जाता है, छोटी मोटी बीमारियाँ चलती हैं, तो बहुत ही फ़ायदा इस बीमारी से भी मैं मान करके, इस घोषणा से भी, इसको लागू होने के बाद प्रदेशवासियों को मिला है और ख़ासकर हमारे बुजुर्गों को मिला है। इसी प्रकार का एक फैसला कि बहुत लंबी लड़ाई चली थी किसान संगठनों की, सरकार के साथ चली, इसी सरकार के साथ चली, लेकिन हरियाणा प्रदेश का आज देश का आज पहला राज्य ऐसा है जहां 24 फसलों के ऊपर MSP मिल रही है। कहीं न कहीं उस वादे को निभाने का काम भी सरकार ने किया है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि कुछ दर्शक ये कहेंगे कि आप तो सरकार का स्तुतिगान कर रहे हो। एक दो छिटपुट घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन उनको छोड़ करके 24 फसलों के ऊपर MSP सरकार दे रही है। एक सबसे बड़ी बात, हम बहुत छोटे थे तो सुना करते थे कि हिंदी आंदोलन प्रदेश के अंदर और देश के अंदर चला था। जब भारत नया नया आज़ाद हुआ था, उस हिंदी आंदोलन के अंदर जो आदमी जेलों में गए थे, जिन्होंने सज़ा काटी थी, बाद में जब भारत आज़ाद हुआ और उनकी जो जेलों में रह के आए थे कुछ पेंशन बनाई गई थी। अब पीछे वो पेंशन थी 15,000 रुपये। उस पेंशन को बढ़ा करके भले ही उन आदमियों की संख्या आज कम है, वो 20,000 तक
करने का काम सरकार ने किया है, एक सराहनीय कदम है, स्वागत योग्य कदम है साथियों। दूसरा है कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 500 वर्ग गज तक की भूमि पर पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से रिहायशी मकान बनाकर रह रहे सभी परिवारों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया है। ये फैसला देखिए साथियों, कहते थे कि पंचायती जमीन के ऊपर किसी का मकान है और उसने बना करके वो रह रहा है, तो सरकार ने एक फैसला किया, अगर उन मकानों को आज गिराया जाएगा या तोड़वाया जाएगा तो न केवल आर्थिक बोझ उनके ऊपर पड़ेगा बल्कि परिवार भी बिखर जाएंगे। एक ऐसा फैसला सरकार ने लिया है कि 20 साल से जो उस कब्जे के ऊपर बैठे हैं, जिसका मकान वहाँ है, कि उसके थोड़ी सी फीस मात्र भर करके, स्टाम्प ड्यूटी भर करके अपने नाम उसकी रजिस्ट्रियाँ करवा ली जाएं। और इसी प्रकार का फैसला शहरों के अंदर दुकानों का भी सरकार ने लिया है। तो ये भी एक अच्छा निर्णय सरकार ने, मैं मानता हूँ, लिया है। और सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार से चल रहा है कि आज हरियाणा प्रदेश का युवा कंपटीशन टेस्ट की तैयारी कर रहा है, चाहे वो एसएससी की है, सीजीएल की है, तो उसके लिए बहुत सी एकेडमीज हर शहर के अंदर खुल रही हैं, प्राइवेट लाइब्रेरी भी खुल रही हैं। लेकिन सरकारी लाइब्रेरी जो जिला हेडक्वार्टर पे होती थी वो भी चालू थी। लेकिन इस सरकार ने सबसे बड़ा फैसला एक और लिया है कि जो कॉलेजों के अंदर है उनको डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का काम किया है। और कई लाइब्रेरी तो ऐसी हैं जो रात को भी खुलती हैं। ये सुविधा अपने जो छात्र हैं, जो कंपटीशन टेस्ट की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये फैसला सरकार ने डिजिटल लाइब्रेरी का लिया है। तो ये भी एक बहुत ही सराहनीय और स्वागत योग्य कदम मैं इसको मानता हूँ। वैसे मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा, जिस तरीके से लाइब्रेरी की आपने बात की, तो सरकार जो गांव है, गांव स्तर पर भी अब लगातार लाइब्रेरियां खोल रही है और काफी सारी लाइब्रेरियां तो सरकार खोल भी चुकी है। अब गाँव वालों के अंदर भी जागरूकता आई है। हम अखबार में, सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि कई गाँव के अंदर गाँव के किसी नेक आदमी, नेक दिल इंसान ने लाइब्रेरी बनवाई हैं और कुछ आदमी वहाँ अपनी पुस्तकें डोनेट करके आते हैं। कंपटीशन टेस्ट की अनेक राइटर्स की बुक, किताबें ला करके वहाँ रख रहे हैं, ताकि गांव के बच्चों को जो बाहर नहीं जा सकते, विशेषकर लड़कियों के साथ ये समस्या ज़्यादा आती है, कि वहाँ बैठ करके अपने एग्जाम की तैयारी वो कर सकें। तो एक लाइब्रेरी की जो पहल है, ये सारे युवा की सोच को बदलने की पहल है कि भारत का युवा स्वामी दयानंद और स्वामी विवेकानंद के रास्ते पर चले और पुस्तकों से उसका प्रेम रहे, अन्य नशेड़ी चीज़ों की वो ना जागे, वो ना भटके। इसी प्रकार का साथियों एक फैसला हरियाणा प्रदेश के अंदर हुआ। हालांकि विपक्षी पार्टियों का तो आरोप प्रत्यारोप उनके ऊपर कई बार लगते रहे हैं, लेकिन वो फैसला था हिसार हवाई अड्डे से अयोध्या, जयपुर, दिल्ली और चंडीगढ़ के लिए फ्लाइट शुरू। 14/4/2025 को ये शुरू हुआ। यहाँ से उड़ानें भविष्य में भरी जाएंगी। सफल उड़ानें रही हैं, लैंडिंग भी सफल रही है। तो प्रदेश के अंदर, और हिसार तो हमारे आसपास का एक तरह से बीच का इलाका पड़ता है, वहाँ एक एयरपोर्ट का बनना, क्योंकि दिल्ली के अंदर आज ज़्यादा भीड़ भाड़ है, कंजस्टेड एरिया है, तो प्रदेशवासियों के लिए भी एक बहुत अच्छी सौगात है। और एक और फैसला सरकार ने लिया, 26-27 जुलाई को जो सीईटी का एग्ज़ाम हरियाणा प्रदेश के अंदर अनेक जिलों, तकरीबन सभी जिलों के अंदर सेंटर था। करीब 13.5 लाख युवाओं ने भाग लिया और एक पर्व की तरह से, एक त्यौहार की तरह से प्रदेशवासियों ने और नौजवानों ने इसको मनाया। कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं, चाहे पुलिस प्रशासन था, चाहे ऑटो ड्राइवर थे, चाहे सेंटर जहाँ बच्चों का था उसके अगल बगल के दुकानदार भाई थे, उन्होंने, हर आदमी ने बच्चों की मदद की है। अगर किसी बच्चे को सेंटर नहीं मिल रहा था तो ऑटो वालों ने किराया तक नहीं लिया, पुलिस वालों ने अपनी बाइक पे बैठा करके उन बच्चों को सेंटर एग्जाम परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने का काम किया। तो उसका हालांकि रिजल्ट तो अभी नहीं आया है, करेक्शन पोर्टल खोल दिया गया है, लेकिन मैं चाहूँगा कि उसका एक तो रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी हो और एक मेन एग्ज़ाम का समय भी, तारीख भी दी जाए, ताकि बच्चे उस हिसाब से अपनी तैयारी के ऊपर लगे रहें। तो ये फैसला भी सरकार का बड़ा सराहनीय कदम था और जो पीसफुल तरीके से, बिल्कुल शांत तरीके से और बहुत ही अच्छी तरीके से यह परीक्षा सफल रही थी। और एक है दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपये की वित्तीय सहायता। ये फैसला भी सरकार ने चुनाव के अंदर घोषणा की थी कि हम हर घर के अंदर जो लड़की है, चाहे वो एक है, चाहे वो दो हैं, चाहे वो तीन हैं, उन महिलाओं को सम्मान के रूप में हम 2100 रुपया देंगे। हाँ, उसमें ये शर्त जरूर है, इनकम की कंडीशन लगाई हुई है कि जिस प्रकार की आय जो है वो इतने रुपए है, उससे कम वालों को ये मिलेगी। लेकिन उस आय की सीमा को मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि उसको बढ़ाया जाए।
सरकार ने इस बात को कहा है कि अगर समय जैसे बीतेगा उसके बाद अब 180 तक की जिनकी आय है, माफ कीजिएगा 1 लाख रुपए तक जिनकी आय है उनको ये लाभ मिलेगा और धीरे धीरे इसके बाद 180 फिर 2 फिर 3 इसको धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाएगा, भविष्य में बढ़ाया जाएगा, लेकिन उसको अब भी बढ़ाया जा सकता है। जितना बजट सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती और कहीं खर्चों में कटौती की जा सकती है। हर गृहिणी योजना के तहत अंत्योदय तथा बीपीएल परिवारों को केवल 500 रुपये में सिलेंडर दिया जा रहा है। ये भी अगर वो फार्म का आवेदन करेंगे तो उनको 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, बाकी को करीब 900 के आसपास मिल रहा है। तो ये तो इस तरह से ये इस प्रकार के फैसले हैं जो सरकार ने 1 साल के अंदर लिए हैं। बाकी 40 कामों की ये लिस्ट है। जो फैसले अच्छे लिए हैं, जनता के हितार्थ लिए हैं, जिनको हम मानते हैं कि ये ठीक है, हमने उन फैसलों का साथियों आपके साथ चर्चा की है। बाकी फैसले हैं वो कुछ ऐसे हैं जो ना आपकी समझ में आएंगे, ना कुछ हमारे समझ में आए कि उनका लाभ किस रूप में मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा। लेकिन ओवरऑल लबोलवाब एक ही निकलता है कि ये जो 1 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कहें या नायब सिंह सैनी की सरकार का कहें, बड़ा ठीक ठाक निकला है। प्रदेश के युवाओं के अंदर एक उमंग जागी है रोजगार पाने की। और सबसे बड़ा फैसला, मैं एक चीज़ की बधाई और देना चाहूँगा नायब सिंह सैनी जी को, मुख्यमंत्री हरियाणा को, कि अब 2 दिन पहले ही उन्होंने घोषणा की है, उसका वर्णन इसके अंदर नहीं है, कि हमारे बुजुर्गों की जो पेंशन है, वृद्ध पेंशन जो है, वो 200 रुपये में उसकी बढ़ोतरी की है। भले ही 1 साल बाद की सरकार आते ही भी हो सकती थी, लेकिन एक अच्छा प्रयास बगैर किसी डिमांड के, ना किसी संगठन ने आवाज़ उठाई, ना कभी विधानसभा के अंदर ये मुद्दा उठा, और अपनी मर्जी से सरकार की कैबिनेट ने 200 रुपये वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने का फैसला लिया। तो बुजुर्गों के अंदर भी एक तरह से वो 1 नवंबर से लागू होगा, तो दिवाली का तोहफा कहें या हरियाणा दिवस के रूप में उस खुशी का इजहार कहें, तो बुजुर्ग भी आज हमारे जो हो खुश हैं। और प्रदेश सरकार को 1 साल पूरा होने पर हमारी टीम जो है उनको मुबारकबाद देती है और शुभकामनाएं भविष्य के लिए देती है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से नायब ने 1 साल निकाला है, तो पहले कह रहे थे कि भाई नया इंसान है, उसे पर राजनीति का इतना ज्ञान नहीं, मुख्यमंत्री का इतना ज्ञान नहीं है, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि उन्होंने अपनी छवि से, जिस तरीके से 1-2 चीज़ों को हम छोड़ दे तो ओवरऑल अगर हम पूरे 1 साल को देखें तो कार्यकाल जो है बड़ा शानदार रहा? अगर आदमी की नीयत ठीक होती है, इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री भी रहे हैं कि जिनको पढ़ना भी नहीं आता, अंग्रेजी की फाइल देखनी भी नहीं आती, तो सरकार कौन चलाते हैं? अधिकारी लोग, IPS IAS लोग भी चलाती है। तो जिसका स्टाफ में अच्छे अधिकारी साथ रहेंगे और वो सजेशन उनको अच्छा देंगे और वो भी उन अधिकारियों से नीयत से, ईमानदारी से काम लेना चाहेंगे, तो किसी अफसर का ये ब्योंत नहीं है मुख्यमंत्री के आगे कि इसको बार बार गुमराह किया जाए। हो सकता है 1-2 बार तो वो चश्मा चढ़ा दें उनको किसी भी प्रकार का। तो 1 साल बड़ा कहूँगा बहुत अच्छा रहा है और भविष्य की हम सरकार को शुभकामनाएं देते हैं कि अपनी ईमानदारी से, जिस प्रकार से बिना खर्ची बिना पर्ची का नारा आज तो पूरे देश के अंदर गूंज रहा है, तो भविष्य में भी प्रदेश का युवा इसी उम्मीद से बैठा है कि बिना सिफारिश के, मेरिट के आधार पर प्रदेश के अंदर नौकरियां मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, नायब सैनी सरकार का जो है 1 साल पूरा हो गया और ऐसे में सरकार ने कई बड़े जो वादे थे, सरकार ने उन वादों को पूरा किया है। और सरकार ने दूसरी तरफ एक लिस्ट भी जारी की है जिसमें उन्होंने 40 वादे जो हैं वो लिखे हैं, जिसमें सरकार ने दावा किया है कि उन्होंने इन सभी वादों को पूरा कर दिया है। और ऐसे में अब जनता में एक उम्मीद जगी है, जिस तरीके से नायब सैनी सरकार ने काम किया है, युवाओं में बिना खर्ची पर्ची के जो है नौकरी पाने का, दूसरी तरफ लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपये और गरीबों को 500 रुपये में सिलेंडर जो है, कई बड़े वादे जो हैं सरकार ने वो पूरे किए हैं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।